लोकसभा चुनाव में अपने लक्ष्य से पीछे रहने के बाद बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है और आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें शिरकत करेंगी। मुख्य तौर पर 2 दिवसीय इस बैठक में 4 मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें सबसे पहला एजेंडा ये है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हुए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही आगे जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर कितनी तैयारी है, उस पर कैसे बेहतर रिजल्ट उसमें हासिल किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। तीसरी जो सबसे खास बात है, जो अब तक के मंथन से परिणामों को लेकर जो मंथन हुआ उसमें सामने आया है कि समन्वय की कमी, यानी कि राज्य की सरकार, राज्य के संगठन के बीच समन्वय की कमी, केंद्रीय जो टीम है उसके साथ राज्यों के समन्वय की कमी, ये प्रमुख मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं ये निर्देश दिया जाएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कि राज्य की टीम के साथ राज्य की सरकार समन्वय बनाकर चले। तो मुख्य तौर पर एक तरह से ये आज की जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है वो समन्वय बैठक है। वहीं आगे चुनाव में कैसे बेहतर परिणाम आए विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर बैठक है और हार की क्या वजह रही उसके जानने के लिए ये मंथन बैठक है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज दिखाई दे रही है। दोनों मुख्य गठबंधन अपने अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में कांग्रेस ने 10 सदस्यों की एक फेरिस्त तैयार की है जो अपने गठबंधन के घटक दलों के साथ चर्चा करेगी। तो वहीं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से अलग से बैठक करेंगे। इस मुलाकात में महायुति में सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर चर्चा संभव है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महायुति के नेता हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ा रहे हैं। तीनों ही दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी में भी तैयारी जोरों पर है। कांग्रेस ने अपने सहयोगी के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करने के लिए 2 विशेष समितियों का गठन किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और हर दल चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। कैमरा पर्सन दिलीप अवरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान सपा विधायक दल की बैठक के बाद किया जाएगा। दरअसल लखनऊ में कल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभी सपा विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक सपा कार्यालय पर होगी। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें शिवपाल यादव, रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, मनोज पारस के साथ साथ कुछ मुस्लिम नामों पर भी मंथन किया जा रहा है, जिसमें इकबाल महमूद और महबूब अली के नाम पर चर्चा हो रही है, जिस पर फैसला कल विधायक दल की बैठक में होगा। दरअसल आगामी 29 जुलाई से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और उसके पहले समाजवादी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करना है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में शुमार उद्धव ठाकरे का आज जन्मदिन है। 27 जुलाई आज तारीख है और इस मौके पर उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित आवास को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तस्वीरें बांद्रा स्थित मातोश्री की है, जो कि आज उनके प्रिय नेता का जन्मदिन है, इसलिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता उनसे यहाँ पर मिलने पहुंचे हुए हैं। तमाम जो पदाधिकारी है पार्टी के वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ इस तरीके की तस्वीर आपको मुंबई के कई जो चौराहे हैं वहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है इसलिए कार्यकर्ता इसे बड़े पैमाने पे मना रहे हैं। और इसलिए खास इसलिए भी है क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दरअसल इस पोस्टर में उद्धव ठाकरे को अपने जन्मदिन की शुभेच्छा तो दी गई है, साथ ही साथ ये भी जिक्र किया गया है कि वो भावी मुख्यमंत्री है। भावी मुख्यमंत्री का अर्थ ये होता है कि आने वाले समय के भविष्य के मुख्यमंत्री है। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की भावना है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार संभाले। 3 से 4 दिन पहले अजित पवार का जन्मदिन था, तो अजित पवार के कार्यकर्ताओं ने भी अजित पवार के घर के बाहर और उनके पार्टी दफ्तर के बाहर कुछ इसी तरीके का पोस्टर लगाए थे, जिसमें अजित पवार को भी भावी मुख्यमंत्री के तौर पर जिक्र किया गया था। कैमरा पर्सन दिलीप अवरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है।
इस अभियान में जाति जनगणना कराने, सामाजिक न्याय और संविधान पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के रणनीतिकारों का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का मुद्दा उठाने का सियासी फायदा मिला है। ऐसे में इस मुद्दे को निरंतर धार दिया जाए। इसी रणनीति के तहत पिछड़ा वर्ग विभाग और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सामाजिक न्याय से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस ने ये भी तय किया है कि इस अभियान के बाद समूचे उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर इन्हीं मुद्दों को लेकर बड़े बड़े सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश में जातीय जनगणना का कार्ड खेड़ दिया है। बेशक इससे पहले बिहार में जातीय जनगणना हुई थी और अब क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो सभी की आंखें ओबीसी समाज के ऊपर लगी हुई हैं और यही देखा जा रहा है कि चाहे वो जातीय जनगणना वर्सेस ओबीसी दिखाई भी दे रहा है और कांग्रेस की आंख ओबीसी वोट बैंक के ऊपर भी लगी हुई है और यही कारण भी है कि ओबीसी समुदाय में 72 अलग अलग जातियां भी हैं और 21% जो मतदाता है वो ओबीसी समुदाय से ही माना जाता है। और इसी के चलते ही चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या फिर सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है तो ओबीसी समेत हर एक जो जाति होगी उसको उसका पूरा लाभ भी दिया जाएगा और जब गणना पूरी हो जाएगी तो जितनी बड़ी जाति होगी उतना ही लाभ उसको दिया जा सकेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस और पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ते जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 8 बिल को पास कराकर राज्यपाल के सिग्नेचर के लिए भेजा है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उस पर सिग्नेचर नहीं किया है। राज्य सरकार ने पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से 3 हफ्ते के अंदर में जवाब तलब मांगा है, क्योंकि जो 8 बिल राज्यपाल के पास में है उस बिल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया जा रहा है। तो वही इसी तरह से केरल के एक मामला सामने है और केरल के राज्यपाल भी करीबन 7 बिल को अपने पास रखा है और उन्होंने राष्ट्रपति से सिग्नेचर अनुमति मांगने की बात कही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले जो पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, उनके बीच और राज्य सरकार के बीच में टकराव देखा गया है। तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्यपाल इन सब चीजों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। तो यानी 3 हफ्ते का समय दिया गया है और राज्यपाल पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पाटिल, न्यूज़ 24 कोलकाता। अब मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती और सशक्त बलों की भर्ती में भी मिलेगा अग्निवीरों को आरक्षण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का ऐलान किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को और वो अग्निवीर मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर सशक्त बलों की परीक्षा हो, उसमें आरक्षण ले सकते हैं। और ये मंशा दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि आरक्षण देना चाहिए। आपको बता दें कि इसकी पूरी प्रक्रिया अभी से शुरू हो चुकी है, लेकिन आरक्षण कितना फीसदी मिलेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है इस आरक्षण को लेकर। कांग्रेस जो कि अग्निवीर पर भी सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन अब आरक्षण पर कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण की बात करके इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि होना तो ये चाहिए कि अग्निवीरों को परमानेंट किया जाना चाहिए, उन्हें सेना में जवान का दर्जा दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल में लगातार सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं और इसका असर सबसे ज्यादा कोलकाता के सब्जी बाजारों पर दिख रहा है। वहीं हम सभी सब्जियों की बात करें तो जिस तरह से देखिए कि लगातार जो सब्जियों के दाम है आसमान छू रहे हैं। भिंडी वहीं 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है, पटल वहीं 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, नेनुआ करीबन 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं जो सावन के महीने में यदि खीरा लोग खाते हैं करीबन 60 से 70 रुपए किलो यहाँ पे खीरा बिक रहा है। और टमाटर की बात करें तो टमाटर अभी भी खुदरा बाजार में 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो कह सकते हैं कि सब्जियों को लेकर लगातार लोग परेशान है। लोगों का कहना है कि इन सब्जियों के दाम कैसे यहाँ पे कम किया जाएगा और इसको लेकर जो होलसेलर व्यापारी हैं और वहीं पे जो जमाखोरी इन सब सब्जियों को करते हैं उनके ऊपर बड़ी कड़ी एक्शन किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहे कि इसके लिए टास्क फोर्स गठन किया गया है और ये लगातार सभी सब्जियों मंडी का दौरा कर रहे हैं और सब्जियों को कैसे दाम कम किया जाए इस पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निगाह और यहाँ पे जिस तरह की संगठन है उस पर भी काम कर रहा है कि वाकई सब्जियों के दाम जल्द से जल्द कम किया जाए, नहीं लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है और लोग परेशान है क्योंकि इतने महंगी सब्जियां लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बड़ी घोषणा की है।
जन्माष्टमी के दिन मानव श्रृंखला बनाकर मटकी फोड़ते वक्त कई गोविंदा जख्मी होते हैं और कई की मौत भी हो जाती है। उनके लिए राज्य सरकार ने बीमा कवच की घोषणा की है। करीब 75,000 गोविंदाओं का बीमा कराया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के खेल विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। दुर्घटना में गोविंदाओं की मौत होने पर राज्य सरकार 10 लाख रुपए की बीमा राशि देगी। इसके अलावा आंख और दोनों अंगों को गंवाने वालों को भी 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। वहीं एक हाथ और एक पैर गंवाने वाले लोगों को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा घायलों को इलाज के लिए 1 लाख रुपए की मदद राशि भी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जिसमें बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा लेते हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन जम्मू डिवीजन में शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शत्रुनाश। जम्मू संभाग में मौजूदा समय में करीब 50 से 55 आतंकी सक्रिय हैं, जो जम्मू डिवीजन के अलग अलग जिलों के जंगलों में मौजूद हैं। इन आतंकियों के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, भारतीय सेना और भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो जंगल के चप्पे चप्पे में उतरे हैं, ताकि जितने भी आतंकी घने जंगलों के बीचों बीच मौजूद हैं, उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। या आप इन जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में मौजूद हैं, उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। हमारे बहादुर जवानों के होते हुए दुश्मन अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। और जो आतंकी जम्मू डिवीजन के अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं, जल्दी ही हमारे बहादुर जवान उन आतंकियों का भी खात्मा कर देंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 राजौरी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है, जिसको विफल भारतीय सेना ने किया है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सेना के एक जवान भी शहीद हो गया है। सेना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक शनिवार 27 जुलाई की सुबह आतंकियों की तरफ से किए गए हमले में एक मेजर रैंक के ऑफिसर समेत 3 अन्य जवान घायल भी हुए हैं। उन सभी को गोलीबारी के बीच ऑपरेशन साइट से निकाला गया है। एडीजीपी के मुताबिक मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारा गया है। सेना ने बताया कि मुठभेड़ कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर के कामकारी इलाके में स्थित फॉरवर्ड पोस्ट पर चल रही थी। एडीजीपी ने यह भी बताया है कि मुठभेड़ के दौरान 5 सैनिक घायल हो गए हैं। उनमें से एक की गंभीर चोटों की वजह से मौत हो गई है। सेना अधिकारियों के मुताबिक एलओसी और पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम ने यह हमला किया था, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। इंडियन आर्मी को शक है कि बैठक में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो समेत पाकिस्तानी सेना के कुछ सैनिक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 18,000 फोर्स को दिल्ली से भेजा गया है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आतंकी वारदात हो रहा है। एडीजीपी के मुताबिक बहुत जल्द इन सबों पर लगाम लगा दिया जाएगा। सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कैमरा पर्सन रंगपाल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध टनल मिली है। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर ये टनल मिली है। यहाँ पर आप देखिए जवानों को कि इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि ये टनल जो है ये कितनी लंबी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि टनल जो है इसका जो दूसरा सिरा है वो पाकिस्तान की ओर खुलता हो? क्या ऐसा तो नहीं है इस टनल के जरिए पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने घुसपैठ की हो? हमारे साथ एसपी ऑपरेशन है गारूराम जी, से बातचीत करते हैं। सर, इस टनल के बारे में बताएं। ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन जो है हमें एक होल सा मिला है जो टनल की शेप में है, उसी को अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी ये वेरिफिकेशन की स्टेज पे है, ये कहना मुश्किल है कि क्या चीज़ है। ऐसे ही टनल जो है एक जनरल भी निकालता है। हम पहले वेरीफाई करेंगे कि ये क्या है, उसके बाद बताते हैं बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो संदिग्ध टनल मिली है इसको बारीकी से सर्च किया जा रहा है। खुद सीनियर ऑफिसर मौके पर मौजूद हैं। इस टनल को बारीकी से देखा जाएगा। जब ये साफ हो जाएगा कि ये कितनी लंबी है, ये कितनी चौड़ी है, इसका दूसरा सिरा कहाँ खुलता है, उसके बाद अगला ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। लेकिन मकसद हमारे जवानों का यही है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देना है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात से आपदा जैसे हालात बन गए हैं। तबाही के इस मंजर में टिहरी जिले के घनसाली में मवेशी और 2 इंसान मलबे में जिंदा दफन हो गए हैं।
गढ़वाल मंडल के जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में बरसात कहर बनकर टूटी है। देर रात बालगंगा के उफान पर आने से 4 मवेशी और 2 इंसान मलबे में दबकर जिंदा दफन हो गए हैं। वहीं किसानों के खेत खलियान, सड़क किनारे बनी दुकानें भूस्खलन की चपेट में आकर तबाह हो गई हैं। उधर जनपद उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हुई तेज बरसात ने भी प्रशासन को सकते में डाल दिया है। कई जगह सड़कें टूटकर तबाह हो गई हैं, जबकि आवागमन के लिए बनाए गए पुल भी आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। आपदाग्रस्त इलाकों में एसडीआरएफ, प्रशासन और पुलिस टीमें रवाना हैं। आपदा पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में भी अभी मौसम विभाग ने तेज बरसात की आशंका जताई है। बहरहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं सरकारी मशीनरियां भी आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अमित रतूड़ी, ऋषिकेश, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो इसमें रतलाम में अभी जो तस्वीरें आई हैं, रतलाम में जहां पर न सिर्फ शहर में पानी भर चुका है बल्कि वहां पर जो प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है शिव जी का, उस मंदिर के झरने पर भी जो है देख सकते हैं तस्वीरों में कि ओवरफॉल हो चुका है। वहां पर झरना बहुत तेजी से बहाव से बह रहा है। इसके साथ ही तस्वीरें अलग अलग जिलों से भी इसी तरह की आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल के अलावा सागर, रायसेन, विदिशा, ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते इसी तरह के हालात हो चुके हैं। टीकमगढ़, खरगोन के अलावा अलग अलग जगह की कटनी की इस तरह की तस्वीरें आ रही, जहां पर जो लोग बाढ़ में या फिर जो बाढ़ के हालात हैं उनमें फंसे हुए उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात के चलते आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जनपद उत्तरकाशी और टिहरी में आपदा के मंजर देखने को मिल रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में भारी बरसात और भूस्खलन के चलते भारी नुकसान हो गया है। जानकी चट्टी क्षेत्र में 3 खच्चर बहने की सूचना आ रही है, जबकि पार्किंग के नीचे भू कटाव से एक होटल और सड़क आपदा की भेंट चढ़ गया है। वहीं यमुनोत्री में यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि टिहरी जनपद के बालगंगा नदी से बुढ़ा केदार क्षेत्र में जमकर तबाही मच गई है। देर रात हुई भारी बारिश के चलते नदी उफान पर आ गई है, जिससे नदी किनारे बसे लोग सुरक्षित घरों से बाहर निकाले गए। जाखन, तोली, गेवली सहित कई क्षेत्रों में ग्रामीणों के खेत, पुल और संपर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची प्रशासनिक टीमें मौके का जायजा लेने में जुट गई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रही हैं। बहरहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवेदनशील स्थानों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं सरकारी मशीनरी भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अमित रतूड़ी, न्यूज़ 24, ऋषिकेश। गुजरात में बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ जैसे हालात इंसानों को तो परेशान कर ही रहे हैं, लेकिन पशु पक्षियों की भी हालत खराब है। गुजरात में हुई तेज बरसात में बाढ़ के साथ साथ खतरनाक जानवर भी एक बड़ी परेशानी बन गए हैं। ये आदमपुर जानवर भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों से बाढ़ की तस्वीरों के साथ साथ कुछ और भी तस्वीर सामने आई। सबसे पहले बात वडोदरा की, जहाँ 2 दिनों में मगरमच्छ द्वारा किया जा रहा शिकार के 2 लाइव वीडियो सामने आए। इतना ही नहीं, विश्वामित्री नदी का स्तर बढ़ने से उसमें रहने वाले मगरमच्छ अब सड़कों पर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमरेली और गिर की सड़कों पर बब्बर शेरों की टोली शिकार की खोज में रिहायशी इलाकों में चहलकदमी करती हुई नजर आई। बरसात से बचने के लिए एक श्रेणी तो घर में घुस गई। प्रशासन और एनडीआरएफ की बाढ़ में फंसे लोगों के बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन साथ साथ वन विभाग की टीमें जो है इन पशुओं के लिए भी तैनात की गई है, क्योंकि कई जगह पर पानी के तेज बहाव में गाय, भैंस और घोड़े तक बहते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन अहमदाबाद, न्यूज़। पिछले कुछ दिनों से पानी कटौती की मार झेल रही मुंबई के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जलाशय क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की वजह से 2 तालाब, विहार और मोडक सागर ओवरफ्लो हो गया है। इसलिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने शहर में लागू 10% पानी कटौती को वापस लेने का निर्णय लिया है। 29 जुलाई से मुंबई और उसके आसपास के जिलों में पानी कटौती को रद्द कर दिया जाएगा। मुंबई शहर की प्यास बुझाने वाले 7 जलाशयों में 66% पानी जमा हो गया है। ठाणे जिले के शाहपुर में स्थित मोदक सागर यानी कि
बैतरना डैम गुरुवार सुबह ओवरफ्लो होकर बहने लगा। तानसा, बिहार, तुलसी के बाद ओवरफ्लो होने वाला यह चौथा डैम है। भादसा, मध्य और अप्पर बैतरना भरना बाकी है। गुरुवार से जारी तेज बारिश से शुक्रवार के दिन लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे, पनवेल सहित 7 से 8 जिलों में स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।